नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर 17 है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो जो धारा 378 से 462 तक में प्रावधानित है, इसमें भी अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। ये चैप्टर जो आपका 16 है और 17 प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर से आपको कोई भी सेक्शंस नहीं छोड़ना है। तो 378 जो है 462 तक में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में बताया गया है। तो 378 से 382 तक में चोरी के संबंध में है और उद्यापन के विषय में 383 से 89 तक है। लूट और डकैती के विषय में 90 से 402 तक दिया गया है। आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में 403 से 404 तक में दिया गया है। आपराधिक न्याय भंग के विषय में 405 से 9 तक में दिया गया है। और चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के विषय में 10 से 14 तक में दिया गया है। और छल के विषय में 415 से 420 तक में दिया गया है। और कपटपूर्ण विवेकों और संपत्ति विनिमय के विषय में 421 से 424 तक। और रिष्टि के विषय में 425 से 40 तक। आपराधिक अत्याचार के विषय में 441 से 462 तक में दिया गया है। तो इसमें भी 10 टॉपिक दिए गए हैं, अलग अलग 10 अपराध, जैसे कि चैप्टर 16 में भी दिए गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चोरी के विषय में देखते हैं, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो चोरी थीफ्ट, इसके जो इम्पोर्टेंट 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसके जो मेंस का क्वेश्चन से ज्यादा जो बनता है कि चोरी की आवश्यक तत्व क्या क्या है, चोरी के लिए कितना दंड अधिरोपित किया जा सकता है, ये बताएं। तो जो चोरी के इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। पहला है कि मोबाइल प्रॉपर्टी, दूसरा पोजेशन, तीसरा विदाउट कंसेंट के, और चौथा है डिसऑनेस्टली इंटेंशन और रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि जो संपत्ति है वो क्षुद्र संपत्ति होनी चाहिए और किसी के कब्जे में होनी चाहिए और बिना सहमति के लिए ही हो और बेईमानीपूर्ण आश्रय हो लेने का, और संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया गया हो। भले ही संपत्ति को उठा के वहीं पर रख दिया गया हो, तब भी चोरी का अपराध घटित हो जाता है। जैसे कि ए ने बी की अंगूठी, जो कि ए बी के घर मिलने गया था, टेबल पर रखी थी, और बी जब चाय बनाने के लिए चला गया तो ए ने अंगूठी को उठा करके बेड पर रख दिया। तो यहाँ पर चोरी, उसने सोचा कि बाद में उसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही उसने अंगूठी को टेबल से उठाकर बेड पर रखा, तो उसने यहाँ पर चोरी का अपराध घटित कर दिया है। तो संपत्ति को हटाना, रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चोरी के लिए दंड दिया गया है 379 में दिया गया है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 380 निवास गृह आदि में चोरी, इसके लिए दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 381 है लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी, इसके लिए दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, पति या प्रोत्कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी करना, इसके लिए दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो चोरी के संबंध में हम लोगों ने ये देखा कि 378 में दिया गया है और 5 चीजें दी गई हैं इसमें। और चोरी के संबंध में जो धाराएं दी गई हैं 378, 79, 80, 81, 82, 5 ही धाराएं दी गई हैं और चोरी के 5 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। तो आप याद रखें कि चोरी के संबंध में सिर्फ 5 धाराएं दी गई हैं और चोरी के जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 ही एलिमेंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 383 उद्यापन के विषय में। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हैं 7 से क्षति के भय में डालना, कोई भी संपत्ति या मूल्यवान या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट सेक्शन है 384 उद्यापन के लिए दंड, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या फिर दोनों। नेक्स्ट जो धारा है आपको 385 उद्यापन के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना, इसके लिए दंड है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या फिर दोनों। 386 है किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपायत के भय में डालकर उद्यापन करना, इसके लिए दंड है 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना। 387 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपायत के भय में डालना, इसके लिए दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 388 है मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन करना, इसके लिए दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। यदि अपराध धारा 370 के अधीन है तो दंड जो आजीवन कारावास है। 389 है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना, धारा 388 के समान है। लूट और डकैती के विषय में 390 में दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। धारा 390 लूट, रोबरी,
इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, लूट में चोरी या उद्यापन होता है, सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का भय कारित किया जाता है। 393 लूट करने का प्रयत्न बताती है। इसके जो इंपॉर्टेंट, जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा वे 7 वर्ष के कठिन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 392 लूट के लिए दंड को बताती है, जो कि 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यदि लूट जो है राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो 14 वर्ष का कारावास से दंडित किया जाएगा। धारा 394 लूट करने में स्वेच्छा उपाय कारित करने के संबंध में प्रावधान करती है। इसके लिए जो दंड है आजीवन कारावास या जो कि 10 वर्ष तक के कठिन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 391 डकैती के बारे में बताती है। इसके जो डकैती के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट या डकैती लूट करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसी लूट करने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 या अधिक हो तो ये कहा जाता है कि वो डकैती करते हैं। धारा 395 डकैती के लिए दंड के बारे में बताती है कि आजीवन या 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने के से दंडित किया जाएगा। 396 है अत्याचारी डकैती के लिए। इसके लिए जो दंड है मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना। धारा 397 मृत्यु या गौरवपायित कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करना। इसके लिए जो दंड है 7 वर्ष के कारावास से कम नहीं होगा। 398 घातक आयु सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न करना। इसके लिए दंड है 7 वर्ष से कम नहीं होगा। 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना, तो डकैती करने की तैयारी को दंडनीय बनाया गया है। इसके लिए जो दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 400 है डाकू की टोली का होने के लिए दंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 401 चोरों की टोली का होने के लिए दंड। इसके लिए दंड जो है 7 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माना। 402 डकैती करने के लिए प्रयोजन से एकत्रित होना, दंड है 7 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माना। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो कोई किसी संगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर लेगा, इसके लिए जो दंड है 2 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 403 है दुर्विनियोग के विषय में। 404 है मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय कब्जे में संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना। इसके लिए दंड है जो कोई व्यक्ति तक की मृत्यु के समय उसके कब्जे में संपत्ति है उसका दुर्विनियोग करेगा तो 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि अपराधी लिपिक या सेवक हो तो दंड 7 वर्ष का कारावास तक हो सकेगा। आपराधिक न्याय भंग के विषय में धारा 405 आपराधिक न्याय भंग जो है इसको अमानत में खयानत भी कहते हैं। अमानत और खयानत के नाम से भी जानी जाती है इस धारा को। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो कोई न्यस्त संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा, विवक्षित या पैर संविदा का अतिक्रमण करके संपत्ति का उपयोग करेगा, बेईमानी पूर्वक संपत्ति का उपयोग या अवैधन करे, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को सहन करे। धारा 406 है आपराधिक न्याय भंग के लिए दंड बताती है 3 वर्ष की कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 407 है भाग आदि द्वारा आपराधिक न्याय भंग। इसके लिए दंड है 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। 408 है लिपिक या सेवक के द्वारा आपराधिक न्याय भंग। इसमें जो दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 409 लोक सेवक द्वारा या बैंकर व्यापारी या विक्रेता के द्वारा आपराधिक न्याय भंग। इसके लिए दंड है आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने के विषय में 410 से 414 तक में दी गई है। 410 चुराई हुई संपत्ति इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट्स जो इसके हैं, वे संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, संपत्ति जिसका दुर्विनियोग किया गया हो, जिसका आपराधिक न्याय भंग किया गया हो, चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। इसके लिए दंड है जो कोई चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। जो कोई डकैती करने में चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 413 है चुराई हुई संपत्ति का अव्यवस्था व्यापार करना। जो कोई चुराई हुई संपत्ति का अव्यवस्था व्यापार करेगा वह 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 414 है चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से छिपाने में सहायता करना। तो जो कोई चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करेगा वो 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका छल के विषय में 415 से 420 तक में दिया गया है। तो 415 छल चीटिंग के बारे में बताती है। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, किसी व्यक्ति को प्रवंचित किया जाए, प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को संपत्ति प्रदत्त करे, किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति रखने हेतु सम्मति देने के लिए उत्प्रेरित करे, कार्य करने या न करने का लोभ करने के लिए उत्प्रेरित करे, उस लोभ से शारीरिक मानसिक ख्याति या संपत्ति का नुकसान हो। इसकी नोट जो है छल का अपराध शरीर मन ख्याति एवं संपत्ति के से संबंधित है। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ऐसा कौन सा अपराध है जो मन शरीर ख्याति तथा संपत्ति से संबंधित है। तो छल का अपराध है वो शरीर मन ख्याति तथा संपत्ति से संबंधित है। तो ये मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। छल के लिए दंड 317 में दिया गया है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। 416 है पितृपद छल। इसके जो मुख्य तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक पितृपद करता है तो ये कहा जाएगा कि उसमें पितृपद द्वारा छल करता है। 419 पितृपद द्वारा छल के लिए दंड के बारे में बताती है कि 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 420 छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, इसके लिए दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिष्टि के विषय में है, धारा 425 रिष्टि मिस्चीफ। इंपॉर्टेंस इसके जो एलिमेंट्स हैं कि लोक या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान हो, किसी संपत्ति को नष्ट करना हो, उसकी स्थिति में कोई तब्दीली करना हो, संपत्ति की उपयोगिता कम हो जाए या उस पर क्षति कारक प्रभाव पड़ जाए तो ये कहा जाएगा कि वो रिष्टि करता है। जो रिष्टि के लिए दंड है तो जो कोई रिष्टि करेगा वह 3 महीने के कारावास से या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 429 से किसी भी मूल्य के ढोर या की जो कि 50 रुपए के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने या विकलांग करने के द्वारा रिष्टि, इसके लिए जो दंड है 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से। 431 लोक, सड़क, पुल, नदी, जल, सरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि, इसके लिए दंड है 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से। 436 है ग्रह आदि को नष्ट करने के आस्ते से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करना, इसके लिए दंड है आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। आपराधिक अत्याचार के विषय में धारा 441 है आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, किसी भी व्यक्ति को अधिपत्य में विद्यमान किसी संपत्ति में प्रवेश, विधि सम्मत प्रवेश की दिशा में विधि विरुद्ध रीति से संपत्ति पर बना रहता है, ऐसी प्रविष्टि या अवैध रीति से बना रहता है कि कोई अपराध कारित करने के लिए जिसके अधिपत्य में संपत्ति हो अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने का आशय हो तो आपराधिक अत्याचार करता है, ये कहा जाएगा। इसके लिए जो है दंड है 3 महीने का कारावास या 500 रुपए जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 442 है गृह अत्याचार, किसी भी निर्माण तंबू या जलयान जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता हो, उपासना स्थल के प्रयोग में प्रयुक्त होता हो, प्रवेश करके उसमें बना रहता है, आपराधिक अत्याचार करता है, ये कहा जाता है। जो कोई आपराधिक अत्याचार करेगा 448 के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास या 1000 रुपए जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 443 है प्रच्छन्न गृह अत्याचार, जिससे गृह अत्याचार की संज्ञा दी जा सके, ऐसा अत्याचार जिससे प्रच्छन्न गृह अत्याचार कहा जा सके। 445 गृह भेदन को बताती है। मैं इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि उस रास्ते से प्रवेश या बाहर निकलना जिससे स्वयं या दुष्प्रेरक ने बनाया हो, दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा या चढ़कर पहुंचना या बाहर निकलना, किसी ताले को खोलकर प्रवेश या बाहर निकलना, किसी प्रकार की धमकी के द्वारा प्रवेश या बाहर आना, बंद रास्ते को खोलकर गृह अत्याचार करता है तो ये कहा जाए कि कोई गृह वेदन करता है। 453 जो है गृह प्रच्छन्न गृह अत्याचार और गृह वेदन। 443 से 45 के लिए दंड जो है 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। 444 रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार के बारे में बताती है। रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है तो जो कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृह अत्याचार करता है तो रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है, ये कहा जाता है। रात्रो गृह वेदन तो 446 के अंतर्गत रात्रो गृह वेदन जो कोई सूर्य अस्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृह वेदन करता है तो गृह वेदन कहा जाएगा। 456 है रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह वेदन के लिए दंड, जो कोई धारा 444 एवं 446 का अपराध करेगा वे ऐसे दंड से जो कि 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 449 है मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार, दंड है इसके लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कठिन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 450 है आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार, इसके लिए दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 451 कारावास दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार, इसके लिए दंड 2 वर्ष का और जुर्माना। चोरी की दशा में दंड 7 वर्ष तक का। 452 उपपत्ति हमला सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार, इसके लिए दंड 7 वर्ष और जुर्माना। 457 है कारावास दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह वेदन, तो इसके लिए दंड है 5 वर्ष और जुर्माना। चोरी की दशा में 14 वर्ष तक का कारावास। 459 है प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह वेदन करते समय गौरवपायित कारित हो तो दंड है आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है 18 दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ 463 है कूट रचना, फोर्जरी के बारे में बताती है। तो फोर्जरी जो आपके प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है 463। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको दे लेते हैं। मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के किसी विभाग को या लोग या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति करने के आशय से रचता है या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए।
कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे तो कूट रचना करता है, ये कहा जाता है। धारा 464 मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचना। इंपॉर्टेंट इसके जो एलिमेंट्स हैं, बेईमानी या कपट पूर्व दस्तावेज या उसके भाग को रचता है, हस्ताक्षरित मुद्रांकित निष्पादित करता है, किसी भाग को रचकर प्रेषित करता है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है, प्रमाणित करने वाला कोई भी चिन्ह लगाता है, रचना के संबंध में जानता है, विकसित या मतता में होने के कारण परिवर्तन के संबंध में जान सके, प्रवंचना के साथ किया जाए। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 465। कूट रचना के लिए जो दंड दिया गया है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना करना, इसके लिए दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 467 ये है लेखा का मिथ्याकरण, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं इसके 470 के लिपिक अधिकारी या सेवक की हैसियत में कार्य कर रहा हो, कपट करने के आशय से पुस्तक, कागज, लेखा या मूल्यवान प्रतिभूति या लेखा के नष्ट, परिवर्तन, विकृत या मिथ्याकृत कर दे तो मिथ्या प्रविष्टि करे या करने का लोभ करता है तो ये कहा जाएगा कि वो मिथ्या लेखा का मिथ्याकरण करता है। 479 संपत्ति चिन्ह प्रॉपर्टी मार्क के बारे में बताती है किसी विशिष्ट व्यक्ति की जंगम संपत्ति का घोषण करने के लिए उपयोग में लाया गया चिन्ह संपत्ति चिन्ह कहा जाता है, जिसको प्रॉपर्टी मार्क कहते हैं। 489 ये है करेंसी नोट या बैंक नोटों का कूटकरण, दंड इसके लिए जो है जीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने के बारे में। 489 ये करेंसी नोट या बैंक नोटों के से सदस्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना करना या उसको उपयोग में लाना, इसके लिए जो दंड है 100 रुपए तक जुर्माना। पुलिस अधिकारी को नाम पता बताने से इनकार करने की दशा में दंड 200 रुपए तक जुर्माना है। नेक्स्ट आपका जो अध्याय है 20 है विवाह संबंधी अपराधों के विषय में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके प्री एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। धारा 493 है विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास, इसके लिए जो दंड है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, इसको द्विविवाह बाइगेमी के नाम से भी जानते हैं। तो जो कोई पत्नी के जीवित रहते हुए या पति के जीवित रहते हुए दोनों में से कोई भी दूसरा विवाह करता है तो ऐसे कारावास से जो कि 7 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इससे जो इम्पोर्टेंट केस ला है सल्ला मुक्तल बनाम भारत संघ का मामला है, जिसमें वो अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता पर आधारित है। नेक्स्ट केस ला है नेक्स्ट सेक्शन है आपका 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है, इसके लिए दंड है 10 वर्ष और जुर्माना। 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाहकर्म पूरा कर लेना, इसके लिए दंड है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 497 जारक्रम एडल्ट्री, तो एडल्ट्री जो है इसके लिए जो पहले दंड था 5 वर्ष और जुर्माना, पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होती थी। तो इसमें संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लाया 2018 का जोसेफ साइमन नाम भारत संघ, उसमें ये कहा गया है कि जारक्रम अपराध नहीं है। पहले अब भारत में भी जारक्रम अपराध नहीं रहा है, तो 2018 के पहले जारक्रम अपराध था, इसके लिए दंड 5 वर्ष और जुर्माना हो सकता था। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जो है इसको असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है जोसेफ साइमन नाम भारत संघ के मामले में, क्योंकि जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करती है, इसलिए इसको असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। तो भारत में अब जारक्रम अपराध नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 498 विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना, इसके लिए जो दंड है जो कोई विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाएगा, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा और निरुद्ध रखेगा तो ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा जो कि 2 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से। अध्याय 20 ये है, इसमें जो चैप्टर आपका है 20 ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक ही धारा दी गई 498 ये किसी भी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसकी प्रतिकूलता के विषय में बताया गया। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो कोई भी स्त्री का पति या पति का नातेदार स्त्री के प्रतिकूलता करेगा ऐसे कारावास से जो कि 3 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अध्याय 21 है मानहानि के विषय में, 499 से 502 तक में दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट 499 जो है धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें शॉर्ट में लॉन्ग में क्वेश्चन आपसे पूछ ही सकता है, तो इसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप देख लें कि सबसे पहला तो ये बनता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 है, मानहानि के बारे में बताती है। मानहानि को आप बताइए एवं उसके अपवादों की विवेचना कीजिए। मानहानि के कितने अपवाद दिए गए हैं, उन अपवादों को विस्तार पूर्वक लिखिए। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मानहानि के संबंध में ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 499 जो धारा है मानहानि डेफिमेशन के बारे में बताती है। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पहला है कि किसी व्यक्ति के बारे में लांछन लगाए गए प्रकाशित करें जिससे कि व्यक्ति की ख्याति को नुकसान हुआ हो। ऐसा प्रकाशन अपवादों के अंतर्गत न आता हो। तो अपवाद क्या है उनको देखेंगे। पहले इसके 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं और 3 दृष्टांत दिए गए हैं मानहानि के संबंध में। तो पहले 3 स्पष्टीकरण को देखते हैं कि मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि है। कंपनी संगम या व्यक्तियों के समूह पे लांछन लगाना मानहानि है। अनुकल्प व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्ति लांछन मानहानि के अंतर्गत आएगा। तो 3 स्पष्टीकरण ये मानहानि के संबंध में है और 3 दृष्टांत दिए गए हैं मानहानि के संबंध में। ए ने बी की घड़ी अवश्य चुराई है। ए ईमानदार व्यक्ति है, उसने बी की घड़ी कभी नहीं चुराई है जब तक कि अपवादों में ना आता हो, मानहानि है। दूसरा दृष्टांत है, ए से पूछा कि बी की घड़ी किसने चुराई। ए विश्वास कराने के आशय से सी से बी की घड़ी चुराई है, सी की ओर इशारा करता है जब तक कि अपवादों में ना हो, मानहानि है। तीसरा जो है आपका दृष्टांत कि घड़ी लेकर भाग रहे व्यक्ति का चित्र खींचना जब तक कि अपवादों में ना हो, मानहानि डिफेमेशन कहा जाएगा। तो किन परिस्थितियों में मानहानि नहीं है उसके जो एक्सेप्शन दिए गए हैं वो 10 एक्सेप्शन दिए गए हैं जिनको हमने बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके। तो पहला है कि सत्य का लांछन लोक कल्याण में अपेक्षित है। ऐसा लांछन जो सत्य बात के लिए लगाया गया है जो कि लोक कल्याण के हित में है। दूसरा है कि लोक सेवकों का लोकाचरण के संबंध में है। तीसरा है कि किसी लोक प्रसन्न के संबंध में व्यक्ति का आचरण, तो ऐसे प्रसन्न जो कि लोक यानी पब्लिक के संबंध में हो। चौथा है न्यायालयों की कार्रवाइयों की रिपोर्टों का प्रकाशन। पांचवा है न्यायालयों में विनिश्चित मामले के गुणावगुण या साक्षियों तथा संपर्क या अन्य व्यक्तियों के आचरण। छठा है लोक कृति के गुण के गुणावगुण। सातवां है अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावना पूर्वक अभियोग लगाना। और जो 8वां है प्राधिकृत व्यक्ति के समस्त सद्भावना पूर्वक अभियोग या परिनिंदा करना उसकी। 9 है अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति पर या द्वारा लगाया गया लांछन सद्भावना पूर्वक हो तो सद्भावना पूर्वक लगाया गया लांछन मानहानि में नहीं आएगा। 10वां है सावधानी जो कि उस व्यक्ति की भलाई के लिए हो जिससे वे दी गई है या लोक कल्याण के लिए आश्रित है। तो लोक कल्याण में दी गई और सद्भावना पूर्वक की गई सावधानी में मानहानि नहीं होगी। तो जो 10 परिस्थितियां दी गई अपवादों की तो इसमें मानहानि नहीं होगी अगर ये 10 परिस्थितियां ना विद्यमान है। यदि अब इसके अंतर्गत कोई भी आती है तो वो मानहानि नहीं कही जाएगी। धारा 500 मानहानि के लिए दंड के बारे में बताती है कि जो कोई मानहानि करेगा वो 2 वर्ष के सादा कारावास से या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अध्याय 22 है अपराधी का वितराग अपमान और क्षोभ के विषय में है। ये जो सेक्शंस लास्ट के हैं ये प्री के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनकी हेडिंग्स को देख लें। और 503 है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो धारा 503 है अपराधी वितराग क्रिमिनल इंटेमिडेशन जो है इसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कोई अन्य व्यक्ति को क्षति करने की धमकी देगा। ऐसी धमकी शरीर या संपत्ति या ख्याति के विपरीत हो, संतरासकारित हो, अवैध कार्य कराए, वैध कार्य को लुप्त कराए जाए तो अपराधी वितरागकर्ता ये कहा जाता है। इसके लिए जो दंड है 506 में दिया गया है अपराधी वितराग का दंड कि इसके लिए जो कोई है अपराधी वितराग करेगा वो 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धमकी मृत्यु या घोरोपत्ति की हो तो 7 वर्ष या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। 504 है लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साक्ष्य अपमान करना। इसके लिए जो दंड है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट जो है आपकी धारा 505 है लोक इष्टकारक वक्तव्य। इसके लिए दंड है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 507 अनाम सूचना द्वारा अपराधी का वितराग। इसके लिए दंड 2 वर्ष का कारावास। नेक्स्ट जो धारा है आपकी 508 व्यक्ति को ये विश्वास करने के लिए प्रेरित करके कि वह देवी प्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। इसके लिए दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 509 है शब्द अंग विच्छेद या कार्य जो कि स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित हैं। इसके लिए दंड है 3 वर्ष का सादा कारावास और जुर्माना। धारा 510 मत व्यक्ति के द्वारा लोक स्थान में उपचार करना। इसके लिए दंड 24 घंटे का सादा कारावास और जुर्माना जो कि 10 रुपये तक हो सकेगा दोनों। अध्याय 23 जिसमें सिर्फ एक ही धारा दी गई है 511 अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में बताती है। आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। तो दंड आजीवन कारावास या दीर्घतम अवधि के अपराधे से या ऐसे जुर्माने से जो कि अपराध के लिए उपबंधित है या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट में आपको 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं कि ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। आपने पूरी आईपीसी को पढ़ा। इसमें आप देखिए कि भारतीय दंड संहिता 1860 में ऐसा कौन सा अपराध है जिसके पूर्ण होने पर किसी भी अपराध की सजा है का प्रावधान नहीं, किसी की
मतलब भारतीय दंड संहिता में ऐसा कौन सा अपराध है जो पूर्ण हो जाता है तो उसके लिए किसी भी सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में ऐसी कौन सी धारा है जिसमें सबसे कम कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको हमें कमेंट्स में, तो इन दोनों के क्वेश्चंस यदि आपने पूरी आईपीसी की वीडियो को देखा है तो हमें कमेंट्स में जरूर दें। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आईपीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ को देख लेते हैं जो कि प्री एंड मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं और जिनको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसे केस लॉ को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो केस लॉ है आपका बरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर AIR 1924 प्रीवी काउंसिल का केस लॉ है, जिसको पोस्ट मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रिलेटेड विद कॉमन इंटेंशन आईपीसी सेक्शन 34 से रिलेटेड है। दूसरा केस लॉ है महबूब शाह बनाम किंग एम्परर का मामला, जो कि 1943 का है। इसमें डिफरेंस बिटवीन जो कि कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशंस के बारे में बताया गया है। इसको सिंधु रिवर केस और नरकुल केस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आईपीसी के सेक्शंस 302 रीड विद 34 से संबंधित है। शेराज बनाम डी रूट जैन का मामला 1895 का है। इसमें मेंस रिया से संबंधित है। कॉर्पोरेशन केस एंड मेंटल कंडीशन को बताया गया था। मेंस रिया इंक्लूड इन एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफेंस। आर वशिष्ठ टाल्सन 1889 का केस लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी से। लेक ऑफ मेंसरिया केस रिलेटेड बाइगेमी सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड है। आर वशिष्ठ प्रिंस का केस लॉ है 1875, मेंसरिया से रिलेटेड ये भी है। नवाब अली वशिष्ठ स्टेट ऑफ यूपी 1974 का केस लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड। इग्नोरेंसिया फेसिट एग्जीक्यूट इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूट, इसकी जो मैगजिम है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस लॉ आपका है 7 आर वशिष्ठ डडले एवं स्टीफेन 1884 का केस लॉ है। जस्टिस लॉर्ड कोलरिज ने इसको डिसाइड किया था। इसको रूल ऑफ नेसेसिटी से रिलेटेड है, आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिफेंस इन नेसेसिटी, आवश्यकता में आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट केस लॉ है आपका डीपीपी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस वेयर्ड का मामला है, जो केस लॉ है 1920 का है, सुप्रीम कोर्ट का है। डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 85 ऑफ आईपीसी से वॉलंटरी सेल्फ इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है। तो वॉलंटरी जो है, तो यहाँ पे जो वॉलंटरी शब्द लिखा है ये यहाँ पे अनवॉलंटरी लिख लीजिए, नॉन वॉलंटरी, क्योंकि वॉलंटरी जो है 86 में दिया गया है। नेक्स्ट केस लॉ है आपका 9 वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू 1956 का केस लॉ है। इसको डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। सेक्शन 86 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड है। इसको अनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है। तो 85 में जो है आपका इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है और 86 में वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। तो यहाँ पे आप वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कर लें। नेक्स्ट केस लॉ है आपका आर वर्सेस अर्नोल्ड का 1724 का है। इसके फर्स्ट केस लॉ है आप अनसाउंड नाइट पर जो है फर्स्ट केस लॉ है, मतदाता पर आधारित। इसमें डिफेंस ऑफ इनिशिएटिव का लिया गया था। सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड है। रूल ऑफ मैकनाटन एवं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, इसके जो इंपॉर्टेंट्स हैं आईपीसी सेक्शन 303 पर आधारित है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया 303 को। वायलेटिंग ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अप्लाई सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, नॉट अप्लाई सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी। रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस गोविंदा, आर वर्सेस गोविंदा का केस लॉ 1876 का है। इसमें डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड 299 एंड मर्डर 300, इसको जस्टिस मेलविच ने डिसाइड किया था। वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। नेक्स्ट केस लॉ है वर्षा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1958। इसमें डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 299 300 ऑफ आईपीसी यानी कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर्स एंड जस्टिस विवियन बोस ने इसको डिसाइड किया था। इसमें अप्लाई सेक्शन 300 सब क्लास 3 को अप्लाई किया था। डिसाइडेड केस सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी पनिशमेंट फॉर मर्डर, तो इसको जो है इसमें मर्डर के लिए दंड दिया गया 302 के अंतर्गत। शाह रियाजुद्दीन शेख वर्सेस एम्परर 1910 का है केस लॉ। ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, सभी हत्याएं जो हैं आपराधिक मानववध हैं। बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, जो आपराधिक मानववध हैं सभी
किंतु सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। जस्टिस शरीफुद्दीन ने इस बात को कहा था। नेक्स्ट केसला है आपका विश्वनाथ वशिष्ठ स्टेट ऑफ यूपी 1959 का केसला है, इसको प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट केसला है जयदेव वशिष्ठ स्टेट ऑफ 1962 का केस है, आरओपीडी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड केसला है। नेक्स्ट जेकब मैथ्यू वशिष्ठ स्टेट ऑफ पंजाब 2005 का है केसला, लीडिंग केस है किस पे, कॉजिंग डेथ ऑफ रैश और नेग्लिजेंस है, रेस और नेग्लिजेंस है, सेक्शन 30A ऑफ आईपीसी लीडिंग केस है। नेक्स्ट केसला है आपका पी रतिनाम नागभूषण पटनायक वशिष्ठ यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केसला है, जो कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। वायलेटिंग ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड राइट टू डाई, जीवन जीने का अधिकार शामिल था। नेक्स्ट केसला है आपका ज्ञान कौर वशिष्ठ स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का केसला है। इस जो सेक्शन 306 एंड 309 ऑफ आईपीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करती है। नॉट वायलेटिंग ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ज्ञान कौर पंजाब राज्य के मामले में चीज डिसाइड की गई थी। और जो धारा 306-309 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक है, 300 आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करती है। नेक्स्ट केसला है बच्चन सिंह वशिष्ठ स्टेट ऑफ पंजाब 1982 का केसला है, इसमें डेथ सेंटेंस शुड बी अवॉर्डेड इन रेयर ऑफ रेयर केस, विरल से विरलतम मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। 302 ऑफ आईपीसी 302 के अंतर्गत बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में एक चीज कहा गया था। के नानावती वशिष्ठ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961 का केसला है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, अचानक प्रकोपन में किया गया तो उसके जो एक्सेप्शन है 300 ऑफ आईपीसी के अंदर दिया है। स्टेट ऑफ नालिली का जो मामला है राजीव गांधी केस से रिलेटेड है केसला, इसको स्टेट वशिष्ठ नालिली का जो 1999 का केस है इसको राजीव गांधी हत्या केस के नाम से भी जाना जाता है। तुकाराम वशिष्ठ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AR 1979 सुप्रीम कोर्ट मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है इसको। कुलदीप कुमार मैथो वशिष्ठ स्टेट ऑफ BR 1998 का जो है रेप केस से रिलेटेड है। सल्ला मुक्तल वशिष्ठ ऑफ इंडिया AR 1995 का जो है बाईगैमी विवाह से संबंधित है, जो कि धारा 494 भारतीय संस्था से संबंधित है। विशाखा वशिष्ठ स्टेट ऑफ राजस्थान AR 1997 सुप्रीम कोर्ट का केसला है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वन वर्किंग प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न के संबंधित केसला है। इसमें 10 गाइडलाइंस दी गई थी, वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑन वर्किंग प्लेस प्रोटेक्शन एक्ट। इसी गाइडलाइंस के आधार पर जो बना है महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट से संरक्षण अधिनियम जो बना है 2013 का एक्ट बना हुआ है। कुंदलवाला वशिष्ठ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 1993 का केसला है, डॉरी डेथ से संबंधित है, दहेज प्रथा से, दहेज मृत्यु से सॉरी। सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी इसमें प्रभावी होती है। केहर सिंह वशिष्ठ दिल्ली का मामला है, बेजियन वशिष्ठ स्टेट ऑफ केरला का जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपराधिक षड्यंत्र से संबंधित 120 से 120 ऑफ आईपीसी से रिलेटेड है। जयेंद्र साहब वशिष्ठ स्टेट ऑफ बॉम्बे का केसला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से संबंधित है। अमानत में खयानत 405 ऑफ आईपीसी आपराधिक न्याय से संबंधित है। नेक्स्ट केसला है सुरेश कुशल वशिष्ठ नाच फाउंडेशन, जो भी धारा 370 आईपीसी अल्ट्रा वायरस के संबंधित है, इसको नेचुरल ऑफेंस के नाम से भी जाना जाता है। यूसुफ अली अब्दुल अजीज वशिष्ठ स्टेट ऑफ बॉम्बे का है, एडल्ट्री से रिलेटेड है जारक्रम से, जो कि भारत में अब जारक्रम अपराध नहीं है, 497 असंवैधानिक घोषित कर दी गई है। जोसेफ साइन वशिष्ठ यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मामले में एडल्ट्री नॉट ऑफेंस, जारक्रम अपराध नहीं है, धारा 497 आईपीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल को असंवैधानिक कर दिया गया है, बिकॉज क्योंकि ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करती है इसलिए। नवजीत सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केसला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केसला है, इसको 5 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया था। अननेचुरल ऑफेंस के संबंध में धारा 370 जो है आईपीसी पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दी गई है, अंशतः असंवैधानिक है, क्योंकि होमसेक्सुअलिटी जो है समलैंगिकता नो ऑफेंस। सेक्स रिलेशंस बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स के संबंध में जो है तो इसमें ये कहा गया था कि जो पुरुष है पुरुष से विवाह कर सकते हैं, लड़कियां लड़कियों से शादी कर सकती हैं, तो जो सेक्स समलैंगिकता है वो अपराध नहीं है। सेक्स रिलेशन जो है वो बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स के होना चाहिए, वायलेटिंग ऑफ आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो है धारा 14, 15 आर्टिकल अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन है, इसलिए धारा 370 को पार्टली जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। पूर्व बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, 2017 का है। नो डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, सेक्शन 228 ये है, तो भारतीय से धारा 228 है।
कि पीड़िता की पहचान को प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। निपुर बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया था। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, रेप केस है। वुमेन्स एज ऑफ अंडर 18 ईयर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप और सेक्शन 375 376 ऑफ आईपीसी। तो इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया था कि जो अगर महिला 18 वर्ष के अंदर है तो उसके साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है वो रेप की कैटेगरी में आएगा। 375-76 धारा प्रभावी होंगी। मुकेश एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का मामला है। निर्भया केस के रेप केस से फेमस केस ला है। सेक्शन 375-76 रीड भी सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी डेट पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड इन द रियर ऑफ रियर केस, यानी कि विरल से विरल मामलों में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो इसमें धारा 375-76 को साथ में पढ़ करके 302 के अंतर्गत सभी को मृत्युदंड दिया गया था। राजेश मिश्रा, राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 केस ला है। प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का मामला है, 2010 का है, जो कि गाइडलाइंस दी गई इसमें। क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन्स सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी इसमें प्रभावी है। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का मामला है, जो कि धारा 499 500 पर आधारित है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, ये कहा गया है। मोहम्मद यकूब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है। 1980 का क्रिमिनल अटेम्प्ट जो है इससे रिलेटेड धारा 511 से संबंधित है। अभियान मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला है। 1961 का क्रिमिनल अटेम्प्ट उससे धारा 511 संबंधित है। तो क्वेश्चन 1 है कि संहिता 18 में से कौन सा अपराध इसके पूर्ण होने पर संहिता में किसी भी सजा प्रावधान नहीं। इससे पहले भी हम क्वेश्चन आपसे पूछ चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी लिखा हुआ है, तो इसका मैं आपको कमेंट के द्वारा आंसर देना है कमेंट में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है आईपीसी कंप्लीट नोट्स आप लोगों के लिए प्री एंड मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी हेल्पफुल साबित होंगे, और आपने ये भी समझा होगा कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं कि आप उनको प्री एग्जाम में और मेंस एग्जाम में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकें।